Hello to all my viewers and subscribers. Sakshi Agarwal here. Today's topic about discussion is REIT, that means Real Estate Investment Trust. अब इसको अगर हम CIS और AIF से कंपेयर करें तो CIS में क्या होता था, हम लोग किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते थे। AIF में क्या होता है, कोई भी अगर न्यू स्टार्टअप है या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, रियल एस्टेट एसेट्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि CIS जो है वो CIS जो है ट्रस्ट के फॉर्म में सेटअप होती थी, उसके लिए पहले मैं कंपनी को सेटअप करना पड़ता था। AIF जो है वो ट्रस्ट, कंपनी, LLP, बॉडी, कॉर्पोरेट किसी भी फॉर्म में हम इस्टेब्लिश कर सकते थे। लेकिन REIT जो होती है वो ट्रस्ट के फॉर्म में सेटअप होती है। तो जो REIT को सेटअप करेगा तो उसको हम लोग स्पॉन्सर बोलेंगे। जैसा कि डिस्कस किए थे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रमोटर टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पॉन्सर टर्म यूज़ करेंगे। तो REIT को जो सेटअप करेगा उसको स्पॉन्सर बोलेंगे। ट्रस्ट के फॉर्म में ये सेटअप होता है तो ट्रस्टी अपॉइंट होगा। मैनेजर जो है वो सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, मैनेज करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। ऑडिटर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेगा। वैल्यूअर जो है, अब रियल एस्टेट में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन होगा, तो उसके लिए वैल्यूअर अपॉइंट होता है। अब बात करें कि क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या राइट्स हैं इन सारे लोगों का। अगर स्पॉन्सर की बात करें तो स्पॉन्सर कौन होता है, जो कि REIT को सेटअप करता है और ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। तो REIT में मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर हो सकते हैं और इंडिविजुअल लिमिट जो है वो 5% है, लेकिन इन टोटल जो है वो 15% होना चाहिए। जैसे कि मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर हैं, 1, 2, 3। तो मिनिमम यूनिट होल्डिंग ईच स्पॉन्सर का कितना है, 5% है। लेकिन तीनों का अगर मिलाएंगे 5 5 5 तो 15% हो जाएगा। लेकिन अगर होते हैं स्पॉन्सर, 3 स्पॉन्सर, मैक्सिमम लिमिट है 3 स्पॉन्सर ना, अगर हमारे REIT में सिर्फ 2 ही स्पॉन्सर हैं तो मिनिमम यूनिट होल्डिंग इंडिविजुअली तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, लेकिन ऐसे इन एग्रीगेट जो है वो 10% रहेगा, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा। तो इन एग्रीगेट अगर किसी एक को 7 लेना पड़ेगा तो दूसरे को 8 लेना पड़ेगा, मतलब मिनिमम भी फुलफिल हो और इन एग्रीगेट भी फुलफिल हो। एंड नेक्स्ट, मिनिमम नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ होना चाहिए। और जो स्पॉन्सर का जो एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अब बात करें ट्रस्टी की, तो ट्रस्टी का ऑब्लिगेशन सेम ही होता है, चाहे वो हम CIS में बात करें, चाहे वो हम AIF में बात करें, चाहे हम इसमें बात करें। तो सबसे पहले उसको रजिस्टर होना पड़ता है सेबी के पास। और जो भी कंपनी इस्टेब्लिश हुई है या जो भी ट्रस्ट सेटअप हुआ है तो उस कंपनी के साथ उसका एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीमेंट में एंटर करती है। थर्ड, वो REIT एसेट्स को होल्ड करेगी फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स। अगर उसको कुछ भी डेट्रीमेंटल लगता है तो वो सेबी को इन्फॉर्म करेगी। जितनी भी यूनिट होल्डर्स की कंप्लेंट्स हैं उसको रिव्यू करेगी और मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको देखेगी वो सही हो रही है या नहीं हो रही है। और जो ट्रस्टी होगा वो स्पॉन्सर, मैनेजर या वैल्यूअर का एसोसिएट पर्सन नहीं होगा। अब बात करें मैनेजर की ऑब्लिगेशन की, तो इसके लिए मिनिमम नेटवर्थ 10 करोड़ होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और टू की पर्सनल का भी 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैनेजर जो है वो कस्टोडियन को अपॉइंट कर सकता है और वो ये इंश्योर करेगा कि जो भी ट्रस्ट हम लोग इस्टेब्लिश किए हैं, जो भी REIT सेटअप किए हैं, तो उसके पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सफिशिएंट की पर्सनल हैं कि नहीं है, और उसमें एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है। और जितनी भी मैनेजर है तो वो मैनेजमेंट का काम करता है, तो REIT का जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी है तो वो मैनेजर करेगा। अब बात करें वैल्यूअर की, तो वैल्यूअर का काम क्या होता है, वैल्यूएशन करना। तो वो वैल्यूएशन कैसे करेगा, ट्रू और फेयर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन वो होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई भी वो बायसनेस नहीं कर सकता। अगर इंडिपेंडेंट होगा तो वो अपने तरीके से करेगा, वो मतलब किसी से रिलेटेड पर्सन नहीं होगा। और वो ये देखेगा कि वहाँ पे सफिशिएंट की पर्सनल है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, सब चीज़ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन फेयर मैनर। अब बात करें ऑडिटर की, तो ऑडिटर कौन होता है, जो कि ऑडिट करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट्स। तो जब वो ऑडिट कर लेता है तो वो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है और वो ये इंश्योर करता है जो भी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है।
अब बात करें कि कैसे यूनिट्स को इशू करते हैं, वो कैसे लिस्टिंग होती है। एआईएफ की बात करें तो एआईएफ में सिर्फ हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट्स इशू करेंगे बाय वे ऑफ पब्लिक इशू। और इनिशियल ऑफर कब तक नहीं हो सकता है, जब तक हम सेबी के साथ रजिस्टर्ड ना हों, और एसेट्स की जो वैल्यू 500 करोड़ होनी चाहिए, ऑफर साइड 250 करोड़ होना चाहिए, और जो यूनिट्स हम पब्लिक को ऑफर करेंगे वो 25% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब जब क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तभी हम यूनिट्स को इशू कर सकते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि हम एक ऑफ़र डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ड्राफ्ट ऑफ़र डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, जो कि हम स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को देंगे विद इन 20 डेज बिफोर फाइलिंग दी फाइनल डॉक्यूमेंट। मतलब फाइनल डॉक्यूमेंट के 21 डेज पहले हम एक ड्राफ्ट ऑफ़र डॉक्यूमेंट देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को। फिर उसके बाद जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं वो ओपन होता है 10 डेज़ के लिए कि पब्लिक उस पर कमेंट कर सकती है। और फिर उसके बाद फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट जो होता है वो फिर हम कमेंट देने के बाद जो भी चेंजेस करके फिर वो हम स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को दे देते हैं। और फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो एप्लीकेंट से एक्सेप्ट हम करेंगे वो 2 लाख रुपीज़ का होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन जो है वो 30 दिन के लिए ओपन होता है, मतलब उस 30 दिन के अंदर जो है हम शेयर्स के परचेज़ करने के लिए, यूनिट्स परचेज़ करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसमें। और लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता, फुल सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता है जितना हमें चाहिए, तो हम उस अमाउंट जो भी है उसको हम रिफ़ंड कर देते हैं, या तो अगर सब्सक्रिप्शन हो गया तो उसको अलॉट कर देते हैं विद इन 12 डेज़। अगर रिफ़ंड करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज होता है 15% पर एनम। और जो भी यूनिट्स हम इशू करेंगे तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया है, तो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू करते हैं। और रिफ़ंड किस किस केस में करेंगे, अगर वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट करने से फ़ेल हो जाता है या ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, जैसे हमें इशू करना है 1000 यूनिट, लेकिन आ गया है एप्लीकेशन आ गया 2000 यूनिट के लिए, तो 1000 हम वापस कर देंगे। और जो एप्लीकेंट हैं वो 200 से कम होना चाहिए, मतलब अगर कम है तो 200 तो प्राइवेट प्लेसमेंट में लिमिट होती है। यहाँ पे अगर 200 एप्लीकेंट से अगर कम आ रहा है तो हम अमाउंट जो है वो रिफ़ंड कर देंगे, मतलब वहाँ पे हमारी जो यूनिट्स है वो इशू नहीं हो पाएगी। अब बात करें कि जब लिस्टिंग हो जाती है यूनिट्स हमारी स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको ट्रेड कैसे करते हैं, मतलब ट्रेड कैसे करेंगे, जब लिस्ट होगा तभी तो ट्रेड करेंगे ना। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसमें लिस्टेड होना चाहिए हमारी यूनिट्स। और जो ट्रेडिंग लॉट है वो 1 लाख का होना चाहिए। और जो मिनिमम पब्लिक यूनिट होल्डिंग है तो वो 25% होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और नंबर ऑफ़ यूनिट होल्डर्स जो हैं वो 200 होने चाहिए। अगर 200 से कम है तो वो तो हमारा जो इशू है वो तो फेल हो जाएगा ना, हमें वहाँ पे फिर अमाउंट जो है वो रिफ़ंड करना पड़ेगा अगर लेस देन 200 है तो इसलिए नंबर ऑफ़ यूनिट होल्डर्स शैल बी 200। अब बात करें डीलिस्टिंग ऑफ यूनिट्स, तो कहाँ पे यूनिट्स की डीलिस्टिंग हो जाती है, कब हो जाती है, जब पब्लिक होल्डिंग जो है जो 25% है उससे अगर कम आ रहा है, या नंबर ऑफ़ यूनिट होल्डर्स जो हैं वो 200 से कम हो जा रहे हैं, या हम किसी भी लिस्टिंग एग्रीमेंट का वॉलेशन कर रहे हैं, या यूनिट होल्डर्स खुद जो हैं वो डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दे रहे हैं, तो उस केस में डीलिस्टिंग ऑफ यूनिट्स हो जाएगा। अब बात करें यूनिट होल्डर्स का क्या राइट्स होता है, तो उनको तो एक इनकम रिसीव होगी, अब हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें कुछ मिले। और सेकंड, अगर कोई भी अगर मैटर है तो वहाँ पे हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो यहाँ पे यूनिट होल्डर्स हम टर्म यूज़ करते हैं तो यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल ले रहे हैं तो उसके लिए हमें 21 डेज़ की नोटिस उनको पहले ही से भेजनी पड़ती है सारे यूनिट होल्डर्स को। तो ये राइट है यूनिट होल्डर्स का, पहला रिसीव इनकम, और दूसरा अगर कोई भी मैटर है उसमें अगर अप्रूवल लेना है तो यूनिट होल्डर्स का लेना है तो उसके लिए 21 डेज़ की नोटिस हमें देना पड़ता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप डूइंग एंड कीप ग्रोइंग।